हेपेटाइटिस का जब हम देखेंगे कि ये इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यहाँ से हमें पता लगेगा कि ये किस तरह आपका ब्लड कांटेक्ट आ जाए या किसी तरह आपका बॉडी फ्लूइड है वो जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन है तो उससे ये ट्रांसफ़र होता है। दूसरा है कि फीको ओरल रूट, यानी जिसमें आपका जो अफेक्टेड वाटर है फिर वो आपका कंटेमिनेटेड हो गया। जिस तरह हमारे पूरे जो मेन सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर नज़र आएगा वो सबसे पहले तो जॉन्डिस, जिसको हम पीला यरकाना आम ज़ुबान में कहते हैं कि पीलिया हो जाना, ठीक है, वो होगा, साथ फीवर होगा और साथ वॉमिटिंग। तो यानी वो वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, डायरेक्ट एंटीवायरल थेरेपी ही उसको हम यूज़ करते हैं। उसमें ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन आती रहती है कि वो 3 मंथ के लिए करनी है, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, वो हर रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें जो हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर रमाडा। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस, इसके फैलने की वजूहात क्या हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल एक नई एंटीवायरल थेरेपी भी इंट्रोड्यूस हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो कितनी इफेक्टिव है हेपेटाइटिस में। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा नज़ीर जो कि मैदा जिगर स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ। एक बार फिर से खुशामदीद सर, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। बात करते हैं कि हेपेटाइटिस फैलने की वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान में बहुत पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है और उसकी वजह बहुत सारी भी हो सकती हैं। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं बेसिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस का जब हम देखेंगे कि ये इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यहाँ से हमें पता लगेगा कि ये किस तरह फैलता है और ये किस तरह हमारे मुल्क के अंदर ये प्रिवेलिंग यानी डिजीज़ में से बाकी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो इतना जो सा वो अफेक्टेडनेस नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा। अब इसके ट्रांसमिशंस की दो मेन जो सी चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन दो आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले फ्लूइड ट्रांसमिशन, जिसमें आपका ब्लड कांटेक्ट आ जाए या किसी तरह आपका बॉडी फ्लूइड है वो जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन है तो उससे ये ट्रांसफ़र होता है। दूसरा है कि फीको ओरल रूट, यानी जिसमें आपका जो अफेक्टेड वाटर है फिर वो आपका कंटेमिनेटेड हो गया। जिस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि हमारा वो पानी का क्या निज़ाम है, जिस तरह वो आपने देखते हैं कि जी उन्होंने सरकारी साफ़ पानी मुयसर ही नहीं, देखिए 75% ऑफ द पॉपुलेशन के पास साफ़ पानी नहीं है, तो फिर आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको रोकने से? तो ज़ाहिर बात है जब ऐसे हालात होंगे तो फिर ये ऐसे ही फैलेगा। अच्छा, ऐसे इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, इस दो मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ आ रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में। जो मेन सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर नज़र आएगा वो सबसे पहले तो जॉन्डिस, जिसको हम पीला यरकाना आम ज़ुबान में कहते हैं कि पीलिया हो जाना, ठीक है, वो होगा, साथ फीवर होगा और साथ वॉमिटिंग। तो यानी वो वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कई दफ़ा कि उसको क्या कहते हैं, अनएबल टू टॉलरेट एनी फ्लूइड। तो उसमें हम ना वो फूड इनटेक होता है ना वाटर इनटेक होता है और इतनी वॉमिटिंग, फिर हमें पेशेंट हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ये जैसे मेन सिम्टम्स ये होते हैं, फीवर, और फिर हम बेसिक टेस्ट की तरफ जाते हैं जिसमें हमें पर पता स्क्रीनिंग है कि कौन सा हेपेटाइटिस है, क्योंकि हर हेपेटाइटिस की अपनी ट्रीटमेंट है। और फिर जब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट उनके नॉर्मल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनका फिर उससे सर्विलेंस हम करते हैं। इस तरह ही ट्रीटमेंट इसकी चलती है। तो अब कुछ हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो खुद ब खुद भी नेचुरली भी ठीक हो जाते हैं, जैसे ए और ई डिफरेंट अलग हो जाएं तो वो नेचुरली जो उनसे वो फ्लूइड इनटेक हम ज़्यादा करेंगे और वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं आ रही तो वो ठीक हो जाते हैं। कुछ हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो जैसे सी है, बी है, तो ये इनकी हमें डायरेक्ट एंटीवायरल थेरेपी करनी पड़ती है। पहले वो होती थी थेरेपी वो इंटरफेरॉन लेवल और जिसमें हम इंजेक्टेबल इस्तेमाल करते थे। अब जो सा वो एंटीवायरल थेरेपी डायरेक्ट आ गई हुई है, ठीक है। उसमें हम वो जो से ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली जो सा वो DNA ऑफ द वायरस जो सा उसको ये कितनी इफेक्टेड है? क्योंकि बहुत सारी और भी मेडिकेशन लोग ले रहे होते हैं, लेकिन जो एंटीवायरल थेरेपी है अभी इंट्रोड्यूस हुई है, ये इस पर रिसर्च हो चुकी है या इस पर? हाँ जी, ये हेपेटोलॉजी की गाइडलाइंस होती हैं अमेरिकन और अपना UK की ईजल और AASLD, तो वो उसके मुताबिक वो पूरी रिसर्च वर्क है और उसमें हम देखते हैं कि उसके मुताबिक जो है वो आप डायरेक्ट एंटीवायरल थेरेपी ही उसको हम यूज़ करते हैं। उसमें ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन आती रहती है कि वो 3 मंथ के लिए करनी है, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, वो हर रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें जो है ना वो गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं। तो बाकी जो मेडिकेशन है बाकी वो तो सारी कोई किस तरह कोई
मैंने जिस तरह आपको बताया कि लोग हकीम मेडिकेशन करते हैं या वो दाम करवा लिया, वो जो बाकी हेपेटाइटिस है जैसे ए है, ई है, वो खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, वो खुद ही रिजॉल्व हो जाना था। और वो हकीम वो credit ले हाँ वो क्रेडिट वो ले जाता है कि भाई इस वजह से हो गया। और तो उसमें हम ट्रीटमेंट जो सी आपको बताया कि वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ही करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट होता है हमारे पास। पेशेंट हम देखते हैं फॉलोअप पे, उसके क्या कहते हैं 90% ऑफ द पेशेंट जो हैं उनका जो PCR वो अनडिटेक्टेड हो जाता है और दोबारा सिम्टम्स भी नहीं आते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा हटके सवाल है कि बहुत सारे जो पीर हजरात हैं, स्पेशली वो मैदे की बीमारी को अक्सर लोग उनके पास चले जाते हैं और वो दम से ही ऑपरेशन कहते हैं जी ऑपरेशन हो रहा है और आप अपने वो उस जगह पे हाथ रखें और जी आपका ऑपरेशन हो गया 5 मिनट के अंदर अंदर ही, तो उसमें कितनी सदाकत है? पेशेंट कहता है जी मैं ठीक भी हो गया, अक्सर हम वीडियोज़ में देख रहे होते हैं। थोड़ा सा इस पर अपनी अच्छा वो मेडिकली इस पर कितना मेडिकली तो अगर हम इस पर बात करें तो इसमें उनका इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये कि फॉर द क्योंकि ये इंसान पे जो पेशेंट है उसके ईमान पे भी तो डिपेंड करता है ना कि हम वो किस तरह अपना सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। अब उसमें वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है और इलाज ज़ीरो ही होता है, सही पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है। अब उसमें ठीक है, उसमें बड़ी ताकत है कलाम में पागल अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका बड़ा इफेक्ट होता है सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन। लेकिन मेडिकली प्रूवन तो फिर आपको पता है कि उसमें हमें मेडिसिन से ही चलना पड़ेगा, तो उसमें सिर्फ यही होता है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो आपको पता है कि 70% ऑफ द जो डिजीज़ है वो सेटिस्फेक्शन अगर पेशेंट हो तो वो तक उसको क्या कहते हैं उसका इलाज हो जाता है अगर पेशेंट सेटिस्फाई हो जाए, तो 30% तो उसकी मेडिसिन है। तो हाँ वो ये इस तरह हम ले सकते हैं कि वो पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है और वो कहता है कि मैं मेरा सर ये पूछने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी डायग्नोस नहीं करवाते, स्क्रीनिंग नहीं करवाते और वो हकीमों के पास और बाबों के पास और पीरों के पास चले जाते हैं। तो उस वक्त जब वो इस फेज़ में गुजर रहे होते हैं तब तक वो कंडीशन जो वो क्रोनिक होती है, वर्स होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस का भी शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं ताकि हमारे जो नाज़रीन सुनने वाले हैं उनको पता चले कि जो डिज़ीज़ है उसका जितना जल्दी हो सके उसको डायग्नोज किया जाए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए ताकि जो डिज़ीज़ है वो आगे फर्दर क्रॉनिक या वो वर्स कंडीशन में ना चली जाए। तो आप थोड़ा सा बताएं, बल्कि इनको डराएं कि वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां और हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशन। अच्छा हमारी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने बड़े उसमें शुरू किया हुआ है हेपेटाइटिस प्रिवेंशन प्रोग्राम भी, स्क्रीनिंग भी हम करते हैं। मैं खुद भी उस प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ कि उसमें हम एक पूरा एक इलाका उसको डिसाइड कर लेते थे, फिर उसमें स्क्रीनिंग करते थे। तो उसमें जो सा वो 20 to 30% पेशेंट ऐसे थे जिनको पता ही नहीं होता था कि वो उनको हेपेटाइटिस और वो पॉजिटिव आ जाया करते थे। PCR पे उनका भेजना 30% उनमें से लोग जो से वो उनका डिटेक्टेड भी हो जाना। अब वो होता ही है कि ये जब लोग इधर उधर जो पेरिफेरी के लोग हैं, रिमोट एरियाज़ के लोग हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया A और E जैसे इस तरह के छोटे हेपेटाइटिस हैं वो बिल्कुल वैसे ही ठीक हो जाते हैं फ्लूइड इनटेक से, ये वो तो फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये कि जो C है या B है या कोई इन्फेक्शन है दोनों उनकी हेपेटाइटिस की आपस में, तो वो क्या होता है कि ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं उस वक्त तो वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है, सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं क्रोनिक लीवर फेलियर के साथ, CLD के साथ, उसमें एसाइटिस हो गई यानी पेट में पानी का पड़ जाना, ठीक है, खून की उल्टियों का आना, पोर्टल हाइपरटेंशन का बढ़ जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रोनिक लीवर डिजीज़ के बाद होती हैं, और ये क्रोनिक तब होता है जब हम अब उसका ख्याल ही नहीं करते। हमें चाहिए कि हर बंदा जो सा है वो तकरीबन 6 मंथली तो नहीं, एनुअली अपनी स्क्रीनिंग करवाए और उसको पता हो कि मैं खुदा न खास्ता आप अफेक्टेड होते हैं, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप PCR और बाकी ट्रीटमेंट करवाएं तो आपको वो ये इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं OPD में रिसीव होते हैं जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ के साथ आए, कईयों में तो कार्सिनोमा भी डेवलप कर गया होता है, हाँ सालों साल चल के। तो 50% ऑफ द जो से पेशेंट हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, जब उनको सिम्टम आते हैं तब पता लगता है। तो बजाय इसके कि हम इस हद तक पहुँचे, हमें चाहिए कि हम डिज़ीज़ को अवेयरनेस लोगों को अवेयरनेस दें और वहीं पर पकड़ें डिज़ीज़ को जहाँ से ये इसका फैलाव हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हेपेटाइटिस पे बात कर रहे थे। डॉक्टर हमजा नज़ीर जिगर मैदा स्पेशलिस्ट अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे कि हेपेटाइटिस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी कैसे जो ट्रीटमेंट की जा सकती है, नई एंटीवायरल थेरेपी है वो कितनी इफेक्टिव है इस वाले से, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर आप इलाज नहीं करवाते, बर वक्त इलाज नहीं करवाते और
मुस्तनद डॉक्टर के पास विज़िट नहीं करते, ना कि आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाएं, बल्कि आपको एक स्पेशल डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए ताकि आपकी जो बीमारियां हैं उनको बर वक्त कंट्रोल किया जा सकते। आज का जो सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर अमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।